20 डेज प्लेज जैसा मैंने हमेशा बोला है अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और मेरे भाइयों, मैं आज तुम्हें एक ऐसी जर्नी पे लेके जाने वाला हूं ना, नेशनल इनकम की, जिसमें तुम्हें भी मेरे साथ पढ़ के बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें नेशनल इनकम कुछ इस तरीके से सिखाऊंगा कि तुम कभी उसके बाद भूलने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो मैं तुमसे सबसे पहला सवाल पता है क्या करने वाला हूं कि जरा मुझे बताओ कि जब तुम NNPAT-FC सुनते हो तो तुम्हारे अंदर फीलिंग क्या आती है। क्योंकि ये पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। मैं कुछ भी बता दूं, लेकिन जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा तो तुम्हें आएगा ही नहीं कि NNPAT-FC क्या है। पता है मैं क्या सोचता हूं? NNPAT-FC इज द सुपीरियर वन। सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो NNPAT-FC है। और सबसे इंफीरियर वन की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे लगता है GDP@MP, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। यानी सबसे फार्दर अवे जो है वो है GDP@MP और सबसे सुपीरियर जो है वो है NNPAT-FC। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? दिस इज द फाइनेस्ट वन। इससे आगे कुछ होता ही नहीं है और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है नेशनल इनकम। ये हमारे भारत की एक्चुअल इनकम है और ये जताती है या ये बताती है कि भारत एक्चुअल में कितनी इनकम अर्न करता है। और ये जो है ये ग्रॉस लेवल पे कि भारत अपने अंदर अंदर कितना कमा लेता है या कर लेता है, सिर्फ उसके बारे में बात करती है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैं तुम्हें हर एक चीज का मीनिंग बताऊंगा। दिस इज G फॉर ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू क्या है। दिस इज नेट वैल्यू, फाइनल वैल्यू। नेशनल मतलब भारत के अंदर और भारत के बाहर। नेशनल मतलब एज नेशन, एज एन इकोनॉमी वो कितना पैसा कमाता है। प्रोडक्ट अब वो मैं बाद में बताऊंगा। और फैक्टर कॉस्ट होता है एक्चुअल कॉस्ट। ये सब बताने से पहले मुझे तुम्हें पूरा इतिहास बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें पूरा इतिहास नहीं बताया या कंसेप्ट नहीं बनाया तो तुम फिर बोलोगे यार बाबा जी आपका फ्लेवर नहीं लगा ना, तो मजा नहीं आया कुछ खास। तो चलो शुरू करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन से पहले वो एक्सप्लेनेशन जो तुम्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और मे बी तुम अभी तक मिस आउट करते चल रहे थे बिना रिवीजन के। शुरू करते हैं। देखो भाई, तुम्हारे घर वाले तुमसे ये कभी नहीं बोलते कि तुम्हें पैसे कमाने हैं। तुम्हारे घर वाले हमेशा तुम्हें ये कहते हैं बेटा लाइफ में कुछ बन जाओ। और उनका सीधा सीधा कहना पता है ये है कि लाइफ में कुछ इस लेवल पे बन जाओ कि कभी किसी के काम आ सको। यानी तुम्हारा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर वालों को अगर तुमसे पैसे कमवाने होते तो तुम्हारा ठेला खोल दे अभी से। अभी तुम्हें काम क्यों नहीं करने देते? बिकॉज वो चाहते हैं कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज बढ़े, तुम स्ट्रांग बनो, तुम स्मार्ट बनो, तुम इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बनो और उसके बाद काम करना चालू करो, ताकि थ्रू आउट द लाइफ अच्छी खासी अर्निंग कर सको। अर्निंग हाँ एक प्रोस्पेक्टस है, लेकिन काम करना उससे बड़ा प्रोस्पेक्टस है। घर पे बैठ के कमाने में कोई मजा नहीं है। मेहनत करो, काम करो, अच्छा कुछ सीखो और लाइफ में किसी के काम आओ, ये सबसे पहले जरूरी है। इकोनॉमी के साथ भी सेम यही है। इंडिया जो इकोनॉमी है उसको अपने आप को इंपॉर्टेंट फील कराना होता है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया बीइंग एन इकोनॉमी, ये मैं लिख रहा हूं भाई, ये मेरा भारत है। जो मेरा भारत है उसको बीइंग एन इकोनॉमी दूसरों के काम आना जरूरी है। और बीइंग एन इकोनॉमी आप काम कब आ सकते हो? जब आप प्रोडक्शन करते हो, जब आप आउटपुट करते हो, जब आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हो। इंडिया एग्रेरियन सोसाइटी है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, फ्रूट्स कितने हैं, क्रॉप्स वेजिटेबल्स कितनी हैं, और लोग सल्यूट करते हैं भारत को कि हाँ भैया जो बेसिक नेसेसिटी है वो भारत के अंदर एम्पल है, बहुत अच्छे से अवेलेबल है, और इसलिए लोग प्रेज भी करते हैं। यही भारत का आउटपुट थ्रू आउट द ग्लोब डिमांड किया जाता है। हेल इवन इंडिया में भी डिमांड किया जाता है। और ये आउटपुट के थ्रू हमारा भारत जो जनरेट करता है वो है इनकम। और ये इनकम जो है ये हर घर गृहस्थी को चलाने में काम आती है। तो मैं इतना क्यों लॉजिक तुम्हें बता रहा हूं, यहां से तुम्हारा आंसर निकलना चालू होगा। आउटपुट मतलब कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करना या कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना। अब तुम भी सोचो यार, अगर तुम्हें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए तुम्हें मैन पावर चाहिए। मतलब आउटपुट के लिए, यानी मैं इसको एक और हिंदी में अनुवाद, वैसे हिंदी तो नहीं बोलूंगा यार मैं, प्रोडक्शन यानी अंग्रेजी में ही अनुवाद कर रहा हूं, वो कहलाता है प्रोडक्शन। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसके थ्रू मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं, जो कि कहलाते हैं बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी इनके थ्रू ही प्रोडक्शन पॉसिबल है, बिना इनके तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमने सोचा कि आउटपुट होगा और आउटपुट हो गया। ऑब्वियसली यार मुझे कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए।
इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नाम दिया जाता है। अगर मैं एक एक करके नाम देना चालू करूं, पहला आता है आपका लैंड, दूसरा आता है आपका लेबर, और तीसरा आता है आपका कैपिटल, और चौथा आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी तुम बोलते हो। वैसे एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो भी तुम बोलते हो। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब बाबा जी का काम है हर एक बिंदु को जोड़ना और बताना कि ये कैसे प्रोडक्शन में यूज होते हैं। सबसे पहली बात प्रॉपर्टी, लैंड की बात कर लेते हैं भैया। कोई भी प्रोडक्शन आपने आसमान में होते हुए नहीं देखा होगा कि आपने ऊपर सर उठाया, देखा अरे भैया प्रोडक्शन चल रहा है। सारे जितने भी प्रोडक्शन चल रहे हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, सब धरती पे चल रही है भाई, जमीन पे, धरती माँ, होली मदर, उसी पे चल रही है। आपको जो भी प्रोडक्शन करना है, यू हैव टू बिल्ड अप अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और फैक्ट्री, और जो भी तुम्हें मैन्युफैक्चर के लिए करना है, मतलब अच्छा प्लांट बनाना पड़ेगा ना, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर्टी। तो सबसे बेसिक चीज जो है वो है कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। बेसिक नीड, अगर तुम्हें कोई भी प्रोडक्शन करना है, कोई भी बिजनेस करना है, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, आपके पास लेबर भी होना जरूरी है। जनरली आज के जमाने में लेबर जो है वो फिजिकल वर्क के लिए यूज होता है, टर्म लेबर, लेकिन हम बात कर रहे हैं वो पुराने जमाने में, 1940 के आसपास की बात कर रहा हूं, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसी चीजें इवॉल्व होना चालू हुई थी। 1938 टू बी प्रिसाइज, यूएसए में बनी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली। तो तब बोला जाता था कि कोई भी काम है वो सारा लेबर वर्क है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी काम जाके कर रहे हो तो उसको लेबर वर्क ही बोला जाएगा। मतलब अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो भी तुम लेबर का ही नाम दिए जाओगे। अगर मैं पुराने जमाने की बात करूंगा, आज तो स्पेसिफिकली लेबर वर्क मतलब हो जाता है फिजिकल वर्क करने वाले, जो कि बेसिकली उठा पटक के काम या मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में लेबर वाज एवरीवन। इंटेलेक्चुअल काम, इंटेलिजेंट काम कर रहे हो या बेसिक फिजिकल वर्क कर रहे हो, तुम सभी लेबर थे, क्योंकि तुम किसी के अंडर जाके काम किया करते थे। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग में लेबर की भी जरूरत है, उनको भी पैसा देना पड़ेगा, वरना काम कौन करेगा? तुम डायरेक्टर जैसे लेबर का काम थोड़ा ना करोगे भैया, तो लेबर भी चाहिए। देन कम्स कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में इन्वेस्टेड मनी। वो कैपिटल भी तो चाहिए, क्योंकि बिजनेस की फंक्शनिंग बिना कैपिटल के हो ही नहीं सकती। और तुम तो अकाउंट्स वाले हो, जो ह्यूमैनिटीज वाले हो वो भी मेरी बात सुन लो मेरे भाइयों, कि कैपिटल का मतलब होता है द मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। विदाउट मनी नो इंडस्ट्री, नो लैंड, वेयर लैंड कम, नो लैंड, एंड नो लेबर कम, बिकॉज नो मनी। समझ गए ह्यूमैनिटीज वाले? इतना ही आसान है कि लेबर और लैंड प्रॉपर्टी कब आएगा? जब यू हैव मनी। सो स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, स्मार्टली ऑल्सो, गेट अ जॉब, यू मनी, यू लेबर, यू लैंड, यू एवरीथिंग। समझ गए? तो भैया कैपिटल इज नीडेड टू रन अ बिजनेस। फिर आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, दैट कम्स एज अ स्किल। याद रखना, एंटरप्रेन्योरशिप में गालियां बहुत खाते हैं, मैं भी खाता हूं, कमेंट बॉक्स में देख लेना, आए है भंवर गालियां, मैं बता नहीं सकता। तो एंटरप्रेन्योर होना आसान नहीं है, क्योंकि जितना लोग प्रेज करेंगे ऐसे ही लोग गालियां देने भी आते ही हैं, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। बस एक स्माइल के साथ अवॉइड कर दो, डोंट लेट देम फील इंपॉर्टेंट वाली सिचुएशन है। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, you have to handle all these three things at the same time. You have to face the criticism, you have to get those happy moments also, वो भी मिलते हैं तुम्हें। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप वो स्किल्स हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं हैप्पी और सैड टाइम्स? बिकॉज वो स्किल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, जो उसे प्रॉफिट कमा के देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव के मार्केट में उसे अच्छा फीडबैक मिल रहा है या बुरा। एक काफी फेमस बॉक्सर है, उसने ये बोला है, you being an entrepreneur, you always have a good time and a bad time, and being even at a job, you always have a good time and a bad time. Make sure you are being paid both the times. चाहे अच्छा वक्त चल रहा हो चाहे बुरा वक्त, you have to be paid. और वो चीज़ बहुत काम आती है जब आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। फर्क नहीं पड़ता मार्केट से फीडबैक अच्छा या बुरा है, फर्क ये पड़ता है कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कभी भी अफेक्टेड नहीं हो रही हैं। और ये बिजनेसमैन का काम होता है, ये एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है जो बिजनेस को रन करता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों चीजें मिलके वो एसेंस बनाती हैं, वो चीज बनाती हैं जिससे आप प्रोडक्शन करते हो, जिससे आप कुछ आउटपुट देते हो, जिससे आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, और वो इन रिटर्न इनकम कमा के देती है। ये एसेंस होता है इनकम का। तो अगर कोई आपसे पूछे ना, फाइनली एक इंट्रो के बाद मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, इफ समबडी आस्क यू कि भाई कितना कमा लेते हो, तो तुम बोलना बाबा जी ने सिखाया। फर्क इससे नहीं पड़ता कितना कमा लेते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि हम कितने काम आ जाते हैं। बिकॉज अगर आपका काम अच्छा है, कमा तो आप वैसे भी लोगे, तो काम मैटर करता है, कमाना मैटर नहीं करता, वो तो आ ही जाती है। सो अगेन, किसी इकोनॉमी के लिए व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द आउटपुट, देन कम्स द इनकम। आउटपुट इज प्राइमरी, इनकम इज सेकेंडरी। ये चीज आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, और जब आपने ये चीज दिमाग में बिठा ली तो आपका माइंड दूसरे डायरेक्शन में चलने लगेगा। यार सही बोला यार, जहां प्रोडक्शन होगा वहां इनकम तो आ ही जाएगी, वरना अगर पैसे की बात की जाए तो वो तो लोन से भी आ जाता है, बट उसको रीपे करना पड़ता है। सो इनकम इज समथिंग दैट यू अर्न, एंड यू कैन ओनली अर्न when you are having an output, और जब आपके पास प्रोडक्शन है।
और वो कैसे आएगा? व्हेन यू हैव लैंड, व्हेन यू हैव लेबर, व्हेन यू हैव कैपिटल, व्हेन यू हैव दोज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। वो है दिमाग जिससे तुम सारी चीजें जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। इतना तुम्हें समझाने के बाद कि ये चीज़ों के कारण प्रोडक्शन होता है, मैं वापस जंप ऑफ कर सकता हूं वो जो मैंने जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी लिखा था उस फैक्टर पे, बिकॉज अब वो इससे रिलेटेड ही है। आगे बढ़ते हैं। मेरा भारत महान, मैं अपने भारत से बहुत प्यार करता हूं और शायद इसीलिए भारत के एजुकेशन सिस्टम में वो कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं। अगर मैं तुम्हें आगे की बात बताऊं ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। देखो यार, क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को भी ध्यान में रख के बताना है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ग्रॉस का फंडा बताऊंगा कि ग्रॉस से नेट क्या होता है। यार अगर बहुत प्रिसाइजली बताऊं तो हम प्रोडक्शन जब करते हैं, जो अर्ली स्टेजेस प्रोडक्शन होता है जिसमें बेसिक प्रोडक्शन हो चुका होता है, उसमें सारे एक्सपेंसेस को ले लिया जाता है जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज कंसिडर नहीं होती है और वो होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स। मतलब सुन लो भाई, किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में दो चीजें फैक्टर इन करती हैं। पहला तो लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बेसिक चीजें होती हैं, रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, और दूसरा मेजर पार्ट होता है मशीन जिसके थ्रू प्रोडक्शन हुआ है। तो मैं तुम्हें यहां पे क्या सिखा रहा हूं ग्रॉस और नेट के बीच में, कि प्रोडक्शन में जो बेसिक कंटेंट लगा था, जो आपने लेबर लगाया था, जो आपने फैक्ट्री का रेंट वगैरह दिया था, जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा था, जो कोल गैस पार वगैरह जो भी बेसिक खर्चे होते हैं प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल के खर्चे, ये सब तो माइनस हो चुके थे बीइंग एन एक्सपेंस। लेकिन एक खर्चा जो माइनस नहीं हुआ था वो खर्चा था जो आपकी मशीन ऑब्सोलीट हुई 1 साल में, क्योंकि आपने प्रोडक्शन किया। आपने प्रोडक्शन किया तो मशीन की जो वैल्यू ऑब्सोलीट हुई आपको उसको भी तो काउंट करना था, लेकिन आपने अपने ऑपरेशंस में उसको काउंट नहीं किया। बिकॉज ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ अकाउंटिंग वर्क्स। अकाउंटिंग कभी भी ऑब्सोलीट आइटम्स को नहीं लेती है जब ऑपरेशंस की बात करती है, उसको अलग से ही लिया जाता है। और वही मैं तुम्हें यहां पे बताने आया हूं। जब उसको अलग से लिया जाता है, अलग से छोड़ दिया जाता है, तो हमें भी उसका एडजस्टमेंट अलग से करना होता है। तो यार 1 साल मैंने मशीन यूज की पूरी, और वो मशीन को यूज करने के कारण मशीन की वैल्यू में फॉल आ गया। अब ये तो तुम भी जानते हो कि मैंने मशीन को क्यों यूज किया, प्रोडक्शन में यूज किया, तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो मशीन ने प्रोडक्शन में किया, लेकिन उसके कारण मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हुई, और कम होने के कारण, ऑब्सोलीट होने के कारण या स्क्रैप होने के कारण, खराब होने के कारण जो वैल्यू में कमी आई उसको नाम दिया गया डेप्रिसिएशन। तो याद रखना, तुम्हारी इनकम तब तक ग्रॉस है जब तक तुमने वो आखिरी एलिमेंट को जिसको माइनस नहीं किया था उसको अभी तक माइनस नहीं किया है, और वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। यानी ग्रॉस से अगर आपको फाइनल नेट फिगर निकालना है कि आपकी इनकम कितनी है, तो वो जो खर्चा आपने एक छोड़ दिया था, बिकॉज बेसिकली क्यों छोड़ दिया था मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई डिससेटिस्फाइड होकर यहां से जाए। डेप्रिसिएशन माइनस इसलिए नहीं किया जाता बेसिकली ऑपरेशंस के टाइम पे, जब हम आउटपुट निकालते हैं खर्चों में माइनस करते हैं, तो वो खर्चों में डेप्रिसिएशन, फिर से बोलता हूं, इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि डेप्रिसिएशन इज नेवर पेड ऑफ, इट इज बीइंग कैलकुलेटेड। हाँ भैया मशीन की वैल्यू कम हो गई, लेकिन डेप्रिसिएशन तुम कहीं पे खर्च नहीं करते जाके, किसी दुकान पे नहीं बोलते लो भैया डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया, रख लो यार ये रहा डेप्रिसिएशन का खर्चा, नहीं। इसलिए उसको कैलकुलेट करके अलग से माइनस किया जाता है। तो ग्रॉस से जब नेट आते हैं तो भैया डेप्रिसिएशन जो आपका है उसको भी माइनस किया जाता है, तो आपका नेट फिगर आता है। फाइनली मैं बात कर लेता हूं डोमेस्टिक की। डोमेस्टिक मतलब होता है हमारे भारत के अंदर, आपने भारत का नक्शा देखा होगा, कुछ ऐसा होता है। इस भारत के नक्शे के अंदर जितनी भी इनकम हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम हमारी कहलाती है, और ये होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब किसी और जरिए से भी अगर आपकी कोई इनकम हो रही है तो आपको उसको भी लेके चलना पड़ता है। अब भारत के साथ 2 तरह के केसेस हैं। पहला, भारत के अंदर भी काफी सारी ऐसी फॉरेन कंपनीज हैं जो भारत में पैसा कमाती हैं और पैसा बाहर लेके चली जाती हैं। मैकडी ले लो, केएफसी ले लो, गुची, अरमानी, जो भी तुम्हें लेने हैं यार, जो भी जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, स्टारबक्स ले लो, तो ये जो सारे हैं ये क्या करते हैं, ये इंडिया में पैसा कमाते हैं और इंडिया से पैसा लेके बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही बाहर की भी, मतलब बाहर की क्यों बोल रहा हूं मैं, इंडिया की भी ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो बाहर काम कर रही हैं। वो बाहर पैसा कमाती हैं इंडिया की कंपनीज और इंडिया में पैसा लेके आ जाती हैं। टाटा, रिलायंस ले लो, बेसिक, वो पैसा कमा के इंडिया में लेके आ रही है, बिरला वगैरह भी मैं बोल सकता हूं। तो 2 तरह की चीजें हुई। पहला, आपने फैक्टर इनकम कमाई। नाउ फैक्टर इनकम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो आपकी कमाई है ये मेहनत की कमाई है। आपने बाहर से अगर कमाया होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम अब्रॉड मतलब फिरंगी, मतलब बाहर की कमाई हुई इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर कोई मुझसे पूछ रहा है बाबा जी फैक्टर इनकम क्यों बोला, तो अगर मैं बाहर भी कमाऊंगा इनकम तो मैं 4 कारणों से इनकम कमा सकता हूं अब्रॉड में। पहला, इफ आई एम हैविंग अ प्रॉपर्टी, जिसे बोला जाता है लैंड, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है बाहर तो मैं वहां से पैसा कमा के इंडिया में लेके आ जाऊंगा, मतलब बाय द वे ऑफ रेंट और किसी तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट है जैसा भी है। या फिर लेबर, मैं बाहर जाके जॉब करूंगा और इनकम इंडिया में लेके आऊंगा, यानी लेबर की तरह मैं बाहर काम कर रहा हूं तो मैं उससे इनकम अर्न करके लेके आ सकता हूं। या फिर कैपिटल, मैंने बाहर पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करके रखा है, बदले में मुझे रिटर्न में इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, मैं पैसा कमा रहा हूं। या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने बाहर कोई बिजनेस डाल रखा है और उसके बदले में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसलिए वो इनकम जो है वो फैक्टर इनकम कहलाती है, बिकॉज मैं इनकम
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही अर्न करता हूं। जो भी मैं काम कर रहा हूं उसके थ्रू ही अर्न करता हूं, या जो भी मेरे पास फैक्टर है उसके थ्रू मैं इनकम अर्न करता हूं, इसलिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेम होता है वो कंपनीज के साथ जो इंडिया में बैठ के कमा रही हैं, वो इंडिया से पैसा बाहर लेके जाती है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ले जाओ बेटा बाहर, तो हम उसको माइनस कर देते हैं, जिसे नाम दिया जाता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जैसे ही आपने फैक्टर इनकम जो आपने बाहर से कमा के इंडिया में लेके आए थे माइनस कर दिया जो इंडिया में रह के लोग बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, तो जो नेट फिगर बचेगा वो कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेफा। नेट फैक्टर आपने अब्रॉड से कितनी कमाई, और जनरली देखना ये नेगेटिव में आंसर आता है, क्योंकि हाँ भैया इंडिया से ज्यादा लोग कमा के लेके जाते हैं, हम बाहर से कम ही कमा पाते हैं, क्योंकि अभी डेवलपिंग नेशन है ना यार, समझते होगे तुम भी। तो ये हो गया भैया फीफा माइनस फीटा, तो NFIA कहलाया। और हुआ क्या, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूं मैं, अगर मैं डोमेस्टिक तो मैं बाहर की इनकम को क्यों ऐड करूंगा, मुझे तो इंडिया की इनकम से लेना देना है। लेकिन अगर मैं नेशनल लेवल पे जाऊंगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर की इनकम को भी ऐड करना पड़ेगा। तो भैया बन गया हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सर्वोपरि, क्योंकि हमने उसके अंदर नेशनल इनकम भी ले ली। मतलब नेशनल यानी तुम, मैं कितनी बार एक ही चीज बताऊं, मतलब पूरे दुनिया से जो भी इनकम भारत कमा सकता है वो सारी इनकम हमने नेशनल के अंदर ले ली। अब मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि वाई द हेल्प पी इज पी, प्रोडक्ट क्यों कहलाता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, इसकी हिंट मैंने पहले ही दे दी, तो तुम बोलोगे अच्छा हाँ यार बाबा जी सही तो बोल रहे हैं आप, क्योंकि आउटपुट के थ्रू ये इनकम होती है। तो जब नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो इट डिनोट्स द इनकम दैट यू हैव अर्न फ्रॉम द आउटपुट प्रोडक्ट। यहां पे आउटपुट को डिनोट कर रहा है कि आपने जो भी इनकम जनरेट की है, आपके प्रोडक्शन से जनरेट की है, आपके आउटपुट से जनरेट की है, और यहां पे वही चीज वो प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट करता है। फाइनली आपका मार्केट प्राइस है, मुझे चाहिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम। मुझे सरकार के टैक्सेस से लेना देना नहीं है, मुझे सब्सिडी से लेना देना नहीं है, मुझे तो सीधे सीधे लेना देना है किसी का खर्चा किसी की इनकम बनती है। अगर कंपनी सैलरीज पे कर रही है लेबर को, तो कंपनी के लिए वो खर्चा है, लेकिन जो बंदा लेके जा रहा है घर पे सैलरीज, उसके लिए वो इनकम है। समझ में आ रहा है, किसी का खर्चा किसी की इनकम, और यही बेसिकली नेशनल इनकम है। समबडीज एक्सपेंसेस समबडीज इनकम, नेशनल इनकम इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। लेकिन अगर सरकार टैक्सेस वगैरह दे रही है या सब्सिडीज वगैरह दे रही है, तो बदले में इन रिटर्न कुछ नहीं हो रहा। सरकार टैक्स फ्री का ले रही है क्योंकि वो सरकार है, नहीं फ्री का तो नहीं ले रही, सरकार भी सर्विसेज देती है, लेकिन डायरेक्टली किसी सर्विस का नहीं दे रही। सरकार ऐसा नहीं बोल रही कि टैक्सेस दो क्योंकि हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें घर बना के दिया इसलिए उसका टैक्स दो, ऐसा नहीं है। सरकार है सरकार, वो भैया गॉड लेवल पे बैठे हुए हैं, उनको तो चाहिए कि आप हमें कहीं ना कहीं टैक्सेस दो, बिकॉज यू आर लिविंग इन द नेशन, इंडिया में रह रहे हो, उसके लिए। आउटपुट कुछ नहीं है, आउटपुट नहीं दिया उसके बदले। हाँ भैया सोशल वर्क करेंगे, रोडवेज बनवा देंगे, रेलवेज बनवा देंगे, एग्रीकल्चर में भलाई कर देंगे, लेकिन कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। तो जो टैक्सेस होते हैं वो किसी सर्विस के लिए आप नहीं देते हो, किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं देते हो, किसी आउटपुट के लिए नहीं देते हो, लेकिन मार्केट में टोटल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके NIT आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को हटा दिया जाता है। अब सब्सिडीज को क्यों हटा दिया जाता है, क्योंकि सब्सिडीज बेसिकली कॉस्टिंग को कम करती है पर प्रोडक्ट। सब्सिडी का मतलब क्या है, टैक्सेस जो है वो बढ़ा देते हैं प्रोडक्ट की प्राइस को। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे मैं बहुत क्लियरिटी दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें कोई भी टैक्स जो भारत सरकार लगा रही है वो प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल अगर 70 रुपए 75 रुपए है, 80 रुपीज है, 70 75 और 80 रुपीज बेसिकली, तो यार वो किस कारण से है, क्योंकि उस पर टैक्सेस भी इंपोज किए गए हैं। अगर सरकार सब्सिडी दे देती है तो टैक्सेस उतने से कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि सरकार ने बोला प्लीज यार जाके बाहर कम में बेचो, कंज्यूमर बिना बात के परेशान हो रहा है, उसकी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, इसलिए सब्सिडीज को माइनस किया जाता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द टोटल कॉस्टिंग। लेकिन यहां पे कैच है कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस पे लगते हैं। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करूं, फैक्टर कॉस्ट बोलता है अरे भैया जान दो, जो पैसा लगा जो पैसा नहीं लगा, जो पैसा हुआ जो पैसा नहीं हुआ, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये है एक्चुअल वाली बात करो। फैक्टर कॉस्ट इज एक्चुअल, जितने खर्चे हुए उससे जितनी लोगों की इनकम हुई, सब्सिडी क्या हुई, टैक्सेस क्या हुए, वो सब काउंट नहीं होते हैं। कोर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पे वर्कआउट किया जाता है। इसलिए जब आप फैक्टर कॉस्ट पे आते हो, जब आप इसको एक और नाम देते हैं पता है, फैक्ट्री कॉस्ट, कि जब आप फैक्ट्री लेवल पे आ जाते हो तो आपको लेना देना नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा था। इसलिए जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आते हो तो ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो माइनस हो जाते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हुए, बिकॉज यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द टैक्सेस एंड द सब्सिडीज। दिस इज द एक्चुअल फैक्टर कॉस्ट। उसमें तुम्हें जोड़ना है टैक्सेस, मार्केट प्राइस की तरफ जाते हुए तब जोड़ देना, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पे फैक्ट्री के अंदर अंदर कोई टैक्सेस नहीं लगते। फैक्ट्री के अंदर अंदर ये पता किया जाता है ये रहा आउटपुट कितना खर्चा आया था, ये रहा आउटपुट कितना खर्चा आया था, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फाइनली इसको उतार लो। मैं लास्ट में एक बार समराइज कर रहा हूं, ग्रॉस से अगर नेट आओगे तो डेप वाला खर्चा भी माइनस करना पड़ेगा।
डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाओगे तो बाहर की इनकम को भी ऐड करना पड़ेगा, यानी एनएफआईए जो आपका है ये आपका प्लस होगा अगर आपको नेशनल पे जाना है तो। और फाइनली अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे आना है या फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आपको सारे टैक्सेस हटा देने पड़ेंगे ताकि आपको कोर कॉस्ट पता चल सके कि आपकी कोर कॉस्ट क्या थी। 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 2 रुपए के टैक्सेस लगे हुए हैं, तो एक्चुअल में प्रोडक्शन वैल्यू तो उसकी 8 रुपए है ना। 2 रुपए के टैक्सेस, प्रॉफिट मिला के, बिल्कुल प्रॉफिट मिला के 8 रुपए है, बाकी 2 रुपए के टैक्सेस इंपोज करने के कारण मार्केट में वो 10 रुपए का बिक रहा है। मैं पूछ रहा हूं मेरी फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, तो वो 8 रुपए मेरे भाइयों, सिर्फ 8 रुपए का बना है। वो एक्चुअल कॉस्टिंग है जो किसी ना किसी को मुझे पे ऑफ करना पड़ा था, क्योंकि उसने मुझे वो प्रोडक्ट बना के दिया, मैंने अपने ओनर को दिया जो भी उसका प्रॉफिट था, मैंने सैलरीज दी लेबर को या वेजेस दी लेबर को, मैंने रेंट उससे भरा जो मेरा लैंड था, जो प्रॉपर्टी थी, मैंने कैपिटल का इंटरेस्ट भरा क्योंकि मैंने भैया पैसा उठा रखा था मार्केट से। ये सब खर्चे जो हैं ये फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर होते हैं और वो टैक्सेस हटा के ही देखे जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपका पूरा लिख दिया है। फाइनली मैं इसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी लिख के दिखा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा इंसानों जैसा लगने लगे, लेकिन मुझे पॉज करके इसको जरूर एक बार लिख लेना। तो सीखा क्या हमने, NNP@FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो कैसे निकला भैया। GDP@MP जो था, अगर तुम सीट से अभी भी नहीं ऊंचा कर रहे हो और बाबा जी के साथ बातें नहीं कर रहे हो तो आई एम हर्ट, बिकॉज अपन दोनों ने मिलकर मेहनत की है और मैं यहां से चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करके इसके आंसर दो। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हुए हमें GDP@MP से सबसे पहले जो माइनस करना पड़ा, जी हां बधाइयां, आप सबसे सही चीज बोल रहे हैं, और वो है डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले ग्रॉस से नेट जा रहा हूं। फिर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मतलब मुझे बाहर की इनकम ऐड करनी पड़ेगी, यानी NFIA मुझे प्लस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बाहर की इनकम प्लस नहीं करूंगा तो कैसे आंसर आएगा। और NFIA भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया था, फीफा माइनस फीटा करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से निकालते हैं। फिर क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है मतलब मुझे टैक्सेस को भी हटाना पड़ेगा, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो मेरे माइनस हो जाएंगे, यानी GDP में से डेप माइनस, NFIA प्लस और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा NNP@FC। अब तुम्हें जितने इसके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ये करना है वो करना है, तुम आराम से कर सकते हो, लेकिन बाबा जी जैसे करना तुम्हें मजा बहुत आएगा। जैसे NNP@FC से GNP@MP निकालना है भाई, मान लो रैंडम लिया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेट से ग्रॉस जाना है, जब मैंने आपको सिखाया था कि ग्रॉस से अगर नेट जाते हो, ग्रॉस आपका था जो भी इनकम थी, ग्रॉस से आप नेट आ रहे थे तो डेप माइनस हो रहा था, तो अगर नेट से ग्रॉस आंसर निकालना है, दिस इज गिवन एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो नेट से ग्रॉस उल्टा जा रहे हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेप आपने माइनस किया था वो डेप आपको दोबारा प्लस करना पड़ेगा। ये मैंने डेप को प्लस कर दिया। फिर आप नेशनल थे और नेशनल ही रहे तो आपको NFIA का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि नेशनल से नेशनल मतलब नो चेंज, P to P there is no change, always there is no change basically, बट फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस में आना पड़ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेंगे, मार्केट में टैक्सेस ऐड हो जाते हैं तो प्लस NIT करना पड़ेगा, यानी NNP@FC में अगर आप डेप प्लस कर दोगे और NIT प्लस कर दोगे तो आपके पास GNP@MP आ जाएगा। इतना ही इजी है इसको करना। फाइनली मैं अगर इसको फॉर्मूले पुट करूं तो भैया ये रहा, GNP@MP आपको निकालना है, आपको गिवन ये था, मैंने लिखा NNP@FC, मुझे नेट से ग्रॉस जाना है मतलब मुझे डेप को प्लस करना पड़ेगा, N का N है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बट हाँ फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जा रहा हूं तो मैं प्लस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और मेरा GNP@MP आ जाएगा। आपको यही पता होना जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। बेसिक जो नेट ग्रॉस करके करते हैं वो वाले क्वेश्चन तो इससे आ जाएंगे। तो अब मेरा यहां पे ज्यादा बताना नहीं रहा, फिर भी मैं तुम्हारा रिवीजन करवाऊंगा क्योंकि मेरा काम है ये श्योर करना कि तुम्हें हर कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। तो फिर से बताओ भैया, ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो प्लस डेप होगा या माइनस डेप होगा? अच्छा ठीक है, माइनस डेप होगा, ठीक है, यहां पे माइनस डेप है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मुझे नेट से ग्रॉस जाना पड़े तो यही डेप उल्टा हो जाएगा, मैं औंधा जा रहा हूं ना, मेरे को नेट गिवन है क्वेश्चन में और मुझे ग्रॉस फाइंड आउट करना है। ऊपर वाला हमेशा गिवन होता है और नीचे वाला हमेशा आपको फाइंड आउट करना होता है भाई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया नेट गिवन है, ग्रॉस निकालना है तो उल्टा औंधा जाना पड़ेगा, यानी भैया डेप को प्लस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला आप जानते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नेशनल और डोमेस्टिक वाला। अगर डोमेस्टिक ही दिया हुआ है क्वेश्चन में और नेशनल निकालना है तो बट ऑब्वियस है मुझे NFIA प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेशनल इनकम निकालनी है, मुझे पूरी ग्लोब से मिलने वाली इनकम निकालनी है। लेकिन अगर उसी चीज को, प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूं भैया नेशनल से मुझे तो डोमेस्टिक जाना है, मुझे सिर्फ इंडिया के अंदर का आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो बाहर की इनकम है उसे हटा दूंगा, NFIA को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, या फिर मैं पूरे इग्नोर कर दूंगा, मैं लूंगा ही नहीं, उसे कंसिडर ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर ऐसा है कि नेट दिया हुआ है, मतलब नेट, सॉरी माय मिस्टेक, अगर नेशनल दिया हुआ है और डोमेस्टिक निकालना है तो भैया नेशनल में से तो नेफा हटाना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल में नेफा इंक्लूडेड माना जाता है और डोमेस्टिक में नहीं, तो हटा दो तो वो आंसर आ जाएगा आपका। फाइनली 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 एक और चीज बची है,
और वो ये है, अगर एमपी यानी मार्केट प्राइस दिया हो, तो आप जानते हो मार्केट प्राइस में टैक्सेस और सब्सिडीज एडजस्टेड होते हैं, और मुझे निकालना हो फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आते हुए आपको सारे टैक्सेस को हटा देना है, मतलब एनआईटी कर देना है माइनस, तो आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये गिवन था और ये फाइंड आउट करना था। और फाइनली लास्ट चीज, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आना है, फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है और मार्केट में एंटर होना है, तो आपको पता है कि आपको सारे टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा प्लस एनआईटी करना पड़ेगा, सो आप मार्केट प्राइस को जस्टिफाई कर सकें। ये बेसिक अगर फंडे आपको समझ में आ गए, तो कोई भी मिक्स मैच आ जाए, इसमें कोई से कोई भी चीज निकालनी आ जाए, आपको सारे आंसर्स निकालने में काफी आसानी होगी। यही एसेंस मुझे देना था इस वीडियो के अंदर, कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स निपट जाएं, फिर मैं आपको इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड बड़े आसानी से समझा दूं। तो भैया ये पूरा कर लेना, क्योंकि मैं तुमसे अगले वीडियो में और डिटेल में मिलने वाला हूं। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।